हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में। और आज हमारे आर्मी जीएस सीरीज की 5वीं क्लास होगी। उसमें भाई 30 क्वेश्चन रोज की तरह होंगे और हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इनके सारे फैक्ट अच्छे से मतलब लिखेंगे और इनको आप कहीं नोट करते चलेंगे जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्लास को। और पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर कि केवलादेव पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। केवलादेव पक्षी विहार निम्नलिखित से किस स्थान पर। ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जूनागढ़। ठीक, तो केवलादेव पक्षी विहार, केवलादेव पक्षी विहार, केवलादेव पक्षी विहार सबने सुना होगा। ये केवलादेव पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। ठीक, अब राजस्थान इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ऑप्शन में दिया है राजस्थान का एक क्या शहर, कि किस शहर में है, किस जगह स्थित है वो पूछा है। तो ये स्थित है ऑप्शन ए भरतपुर। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है, भरतपुर में स्थित है। ठीक है, ये भरतपुर में स्थित है। और अब राजस्थान में अगर हम बात करेंगे राजस्थान के, तो राजस्थान के आप दो और पार्क ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान। एक है हमारा सरसिका राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, और एक है रणथंभौर, रण रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ हैं? ये राजस्थान में, राजस्थान में है। ठीक, तो ये केवलादेव, सरसिका और रणथंभौर, ये तीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? राजस्थान में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व सिंह दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस पर मनाया जाता है? यानी पूछा है विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 12 जुलाई, ऑप्शन डी 25 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सिंह, विश्व सिंह मतलब शेर दिवस, लायन दिवस, शेर दिवस, शेर दिवस। तो ये शेर दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक, ये पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार, ठीक, तो ये पहली बार मनाया गया था 2013 में, पहली बार मनाया गया था 2013 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 10 अगस्त। ठीक, एक इसी के साथ एक जानकारी और नोट कर लेंगे कि भारत में एशियाई शेरों के लिए स्थान कौन सा है, एशियाई शेरों का नेशनल पार्क कौन सा है। तो एशियाई शेरों का एकमात्र स्थान है, एशियाई शेरों का स्थान, ठीक, यानी उनके रहने योग्य वातावरण कहाँ है? ये है गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात, गुजरात की गिर पहाड़ियों में स्थित है। ठीक, तो ये एशियाई शेरों का एकमात्र नेशनल पार्क भारत में, जो गिर नेशनल पार्क कहाँ? गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची भारत, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची भारत की किस राज्य में स्थित है? मतलब पूछ रहा है चोटी वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखो, तो हम विश्व की चोटी की बात करेंगे। ठीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। देखो, पहली चोटी, सबसे ऊंची पहली चोटी, वो पहली, तो पहली कौन सी है? पहली है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848.8 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, और इसको हम नेपाली भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम नेपाली भाषा में जानते हैं भाई, इसको हम नेपाली भाषा में जानते हैं सागर माथा, सागर माथा। ठीक, और इसको तिब्बती भाषा में क्या बोलते हैं? तिब्बती, तिब्बती भाषा में बोलते हैं चिमालू गामा, चिमालू गामा। इसको तिब्बती भाषा में चिमालू गामा कहते हैं। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट 8,848.8 मीटर ये क्या है? ऊंची है।
और ये कहाँ स्थित है, ये पॉइंट लगा है इसमें, ठीक है, 8,848.8 मीटर ऊंची है। नेपाली भाषा में इसको हम सागर माथा कहते हैं और तिब्बती भाषा में चिबालुगामा कहा जाता है। ठीक है, इसकी अगर खोज की बात करते हैं कि इस पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी, तो 29 मई को, लिख दें कहीं पर जगह, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, 29 मई 1953 को एडम हिलेरी, एडम हिलेरी, ठीक, और शेरपा तेंजिया, शेरपा तेंजिया, ठीक, ये एडम हिलेरी कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के थे, और ये नेपाल के थे। ये इन दो व्यक्ति ने इस पर सबसे पहले क्या किए थे, चढ़े थे, तो इसको खोजकर्ता भी माने जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गई पहली सबसे ऊंची चोटी, ये कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, अब बात करो दूसरी की, कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरी, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दुनिया, मतलब भारत की यही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है केटू, केटू, इसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और ये स्थित कहाँ है, तो ये स्थित है पीओके में, वर्तमान में पीओके, पीओके कह सकते हैं, या लद्दाख क्षेत्र कह सकते हैं, लद्दाख। ठीक है तो भारत का ही हिस्सा, परंतु विवादित है, तो हम पीओके कह सकते हैं। और ये काराकोरम का क्या है, भाग है, काराकोरम का भाग है। इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी इसको कहते हैं। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद तीसरी चोटी की बात करते हैं कि तीसरी चोटी कौन सी है, तीसरी चोटी, तो तीसरी चोटी है, इसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा, और ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है सिक्किम में, सिक्किम में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 85-86 मीटर, और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो मैंने आपको तीनों चोटियां लिख दी हैं। ठीक है, ये यहाँ से इसको अलग कर लेंगे, ये इसका भाग है, उसका भाग है ऊपर का। तो भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, जो कहाँ है, लद्दाख में, विवादित एरिया है, पीओके में स्थित है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी 86 मीटर, भारत में स्थित है। ठीक है, ये भारत में स्थित है, इसी को वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी भी मानते हैं। ठीक है, ये कहाँ है, सिक्किम में। तो यही आपसे पूछा था, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सिक्किम में, क्योंकि ये तीसरी सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। अब क्वेश्चन कभी आ जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, गॉडविन ऑस्टिन। और पूछेगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तब कंचनजंगा, या तो फिर दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस देश में होता है, विश्व में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस देश में होता है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो कपास, कपास, इसके क्या बनाए जाते हैं, इसके वस्त्र बनाए जाते हैं कपास के। ठीक, तो कपास का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, 1 मिनट 1 मिनट, ये बायर माइक का फंस जा रहा है, 1 मिनट, बायर का माइक का बायर निकल गया। आज कोई ऑपरेटर भी नहीं है ना, तो ये सिस्टम भी मुझे ही देखना है सारा, तो मैं फ्रेम से भी 1-2 बार बाहर जा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इशू होता है ना आवाज़ का, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैमरा वगैरह सब चल रहा है ठीक ठाक, तो सारा कुछ देखना है। इधर लगा हुआ है सिस्टम, वही बार बार देखता हूँ कि चल रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कपास। तो सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ होता है, सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन इसका जो 2000, ये डाटा हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, कभी अमेरिका कभी चीन, तो ये 2025 24-25 का डाटा है, उसमें कौन, चीन इसका सर्वाधिक उत्पादन है। दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है, दूसरा, ठीक, दूसरा उत्पादक, तो दूसरा उत्पादक है यूएसए, यूएसए। और भारत कौन से स्थान पर, भारत है तीसरे स्थान पर, तो इसका तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा चीन। ठीक, अब हम भारत की बात करते हैं कि भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन, भारत में सर्वाधिक कपास का उत्पादन, तो भारत में जो सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है, ये होता है गुजरात में, गुजरात में।
ठीक। और कपास का जो उत्पादन होता है वो किस मृदा में होता है, ये भी लिख लेना। कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा जानी जाती है, काली मृदा। काली मृदा, इसलिए काली मृदा को हम कपासी मृदा भी कहते हैं। और कपास का उपनाम क्या है ये भी ध्यान रखना, इसको व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कपास को सफेद सोना कहते हैं, सफेद सोना कहते हैं। ठीक है, तो इतनी डिटेल इसके बारे में लिख लेंगे। ठीक है, कपास को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, कपास के लिए काली मृदा उपयुक्त होती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। मतलब पूछा है कौन सा स्थान, सॉरी कौन सा स्थान आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन सी बेगमपेट, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन डी अमरावती। ठीक, देखो हैदराबाद आंध्र प्रदेश का क्या सिस्टम है। आंध्र प्रदेश, ठीक। देखो एक ऐसे करके मैं यहीं पे समझा देता हूँ, राज्य की लोकेशन बना देता हूँ इस प्रकार से। ये राज्य था पहले, इसका नाम था, इसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, एक मैंने मैप बनाया, मैप के हिसाब से समझा देता हूँ। ये राज्य था जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये इस समुद्र से लगता है। और इस आंध्र प्रदेश की राजधानी थी यहाँ पर, इसका आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ पर थी जिसका नाम था हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद। परंतु क्या हुआ, आंध्र प्रदेश से एक राज्य टूटा, राज्य टूटा। और इस राज्य कब टूटा था, 2 जून 2000, 2 जून 2014 को। ठीक, 2 जून 2014 को। ठीक है, और इस राज्य का नाम था तेलंगाना, तेलंगाना। तो ये राज्य टूटा था जिसका नाम था तेलंगाना। और तेलंगाना कौन सा हुआ, देखो इसमें मैप में अब ध्यान से देखना। ठीक, ये वाला जो राज्य था, ये ऊपर वाला राज्य, ये हो गया तेलंगाना। तो जो हैदराबाद शहर था ये कहाँ चला गया, अब तेलंगाना में चला गया। और नीचे वाला कौन सा बचा, आंध्र प्रदेश। नीचे वाला कौन सा बचा, आंध्र प्रदेश। अब कोई भी राज्य अलग हुआ है तो राजधानी जो होता है, राजधानी में सचिवालय होता है, विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है, हाई कोर्ट होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक, सारे मंत्री होते हैं, उनके आवास होते हैं। तो एकदम कोई राजधानी नहीं डेवलप कर लेगा एक संग। ठीक है, तो इसने क्या किया, फिर इसने एक शहर अपना डिसाइड किया, अमरावती, अमरावती। ठीक, और इसने कहा कि हम अमरावती को राजधानी के रूप में क्या करेंगे, विकसित करेंगे। लेकिन एक फैसला हुआ था कि आने वाले 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक, यानी 10 साल अगर इसमें जोड़ देंगे तब कब तक, 2024 तक दोनों की राजधानी, दोनों की संयुक्त राजधानी, दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद रहेगी। क्या रहेगी, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद रहेगी। तो दोनों की संयुक्त राजधानी क्या रहेगी, हैदराबाद रहेगी। ये फैसला हुआ था तो 2014 से 2024 तक। लेकिन ये विकसित किसको कर रहा है, अमरावती को कर रहा है। तो ये वही क्वेश्चन पूछा है इसमें कि कौन सा स्थान आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है, प्रस्तावित। तो प्रस्तावित राजधानी कौन सा होगा, ऑप्शन डी अमरावती। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है, तेलंगाना। ठीक है, सबसे नवीनतम राज्य, नवीनतम राज्य 2 जून 2014 को क्या हुआ, अलग हुआ। सबसे नवीनतम क्या है, राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। ठीक है, चलो मैं इसमें लिख देता हूँ ये कहाँ स्थित है, इसमें राज्य नहीं दिया, महाराष्ट्र। देखिए अब बात करते हैं हम बंदरगाह। तो हमने आपको अभी परसों वाली क्लास में शायद बताया था कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक, जिनसे इंटरनेशनल व्यापार होता है। ठीक, 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, जिसमें से भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह अगर पूछा जाता है तो कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और इससे हम सबसे व्यस्त बंदरगाह भी बोलते हैं, सबसे व्यस्त बंदरगाह, व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त क्या है, बंदरगाह है ये। ठीक, सबसे व्यस्त क्या, बंदरगाह है। और देखो अब इसमें विशाखापट्टनम की बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, ये भारत का कैसा है, सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह आंध्र प्रदेश है। और ये सबसे सुरक्षित भी है, सबसे सुरक्षित भी माना जाता है, सबसे सुरक्षित, क्योंकि इसके आगे एक पहाड़ी स्थित है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन नोच की पहाड़ी। हल्दिया बंदरगाह ये हुगली नदी पर स्थित है, एक नदी पतन बंदरगाह है, कहाँ, कलकत्ता में। पारादीप बंदरगाह ये महानदी के मुहाने पर, महानदी के तट पर स्थित है।
महानदी के मुहाने पर। ठीक, नदियां जहां पर समुद्र में गिरती हैं उसे मुहाना बोलते हैं, तो ये महानदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, सबसे पुराना बंदरगाह अगर पूछा जाता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे सबसे पुराना बंदरगाह अगर पूछा जाए, सबसे पुराना बंदरगाह, तो सबसे पुराना जो बंदरगाह होता है, ठीक, बंदरगाह ये है हमारा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की, तो कहाँ होगा? तमिलनाडु में। सबसे नया बंदरगाह, सबसे नया बंदरगाह, तो सबसे जो नया बंदरगाह होगा ये है हमारा JNPT बंदरगाह, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक, इसको नेहावा सेवा बंदरगाह भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नील नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस झील से होता है? ठीक है, ये पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन। नील नदी का उद्गम पूछा है, निम्नलिखित में से किस झील से होता है? ठीक है, नील नदी का, तो नील नदी ये कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। तो हम इसको आपको मैप के हिसाब से बताते हैं, 1 मिनट रुकेंगे। मैप के हिसाब से समझा देंगे तो उद्गम इसका क्या है अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इधर मैप लगा देते हैं, ये अफ्रीका का मैप आ गया, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नहीं दिखेगा, चलिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं। देखो कहाँ चला गया, वो तो उड़ गया। चलो मैं हाथ से ड्रा करके बना देता हूँ, ठीक है। ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है, ये क्या है? अफ्रीका है, ठीक, अफ्रीका, इसको अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ पर एक झील है, और झील का नाम है विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, ठीक। और एक यहाँ पर देश पड़ता है इथोपिया, इसमें एक झील है जिसका नाम है टाना झील, टाना झील, ठीक। इस विक्टोरिया झील से निकलती है, इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है व्हाइट नील। क्या नाम? व्हाइट नील, इसका नाम है व्हाइट नील। यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक, जिसका नाम है ब्लू नील, ब्लू नील। और ये दोनों नदियां जब आपस में मिलती हैं तो ये कहाँ मिलती हैं? खार्तूम, खार्तूम, सूडान की राजधानी खार्तूम में, खार्तूम सूडान, ठीक है। और जब ऊपर फिर मिलकर कहाँ चली जाती हैं? ऊपर चली जाती हैं, ठीक। और ये मिस्र में जाकर इधर कहाँ गिर जाती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है, भूमध्य सागर, ठीक। और इसी को कहते हैं हम नील नदी, इसी को क्या कहते हैं? नील नदी कहते हैं। तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो इसकी दो शाखाएं, एक व्हाइट नील, एक ब्लू नील। हमेशा कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाइट नील कहाँ से निकलती, मतलब नील नदी कहाँ से निकलती, तो यही मेन शाखा मानते हैं व्हाइट नील को। कहाँ से निकलती? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा पर स्थित है, ठीक है। विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा पर स्थित है, इसलिए कोई देश नहीं लिखा। 3 देश हैं जो केन्या, तंजानिया और सोमालिया, केन्या, तंजानिया, सोमालिया, ठीक। युगांडा, केन्या, तंजानिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया, सोमालिया नहीं है, युगांडा, केन्या, तंजानिया, इन देशों की सीमा पर स्थित है। तो हम इसको क्या लगाएंगे कि नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से। और ये कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लेंगे कि सबसे लंबी क्या है? नदी है, सबसे लंबी नदी है। इतने सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे नील नदी के बारे में जो मैंने बताया है कि नील नदी व्हाइट नील और ब्लू नील के संगम से बनती है। और ये जो संगम है ये कहाँ होता है? ये संगम होता है सूडान की राजधानी खार्तूम में, सूडान की राजधानी खार्तूम में ये संगम होता है। और नील नदी को क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहा जाता है। पिरामिड की सभ्यता भी नील नदी के किनारे ही स्थित थी, और भूमध्य सागर में ये जाकर क्या होती है? गिर जाती है। 6600 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेतु समुद्रम योजना किन्हें जोड़ती है? एक योजना है सेतु समुद्रम योजना, किसे जोड़ती है? तो देखो इसको भी हम आपको पहले मैप से ड्रा करके बता, आधा मैप बना देते हैं, ठीक है, पूरा मैप बनाने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा भारत, ठीक, क्योंकि हम नीचे की स्थिति पढ़ेंगे। और इस भारत के नीचे यहाँ पर स्थित है एक देश जिसका नाम है श्रीलंका,
तो श्रीलंका और भारत के बीच में पतला सा समुद्री मार्ग है, पतला सा समुद्री मार्ग है, जिसको हम बोलते हैं पाक जल डमरू, पाक जल डमरू मध्य। ठीक। और यहीं पर श्रीलंका के यहाँ पर छोटे से भाग में एक खाड़ी स्थित है, जिसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है। तो दो चीजें हैं यहाँ पर श्रीलंका भारत के बीच में, पम्बन द्वीप भी है, लेकिन अभी पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। पतला जो रास्ता है उसको मन्नार की सॉरी, पतला जो रास्ता है उसको पाक जलडमरू मध्य बोलते हैं, और जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है उसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ती है, इन दोनों को कौन जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना, जो यहाँ पूछी है। तो सेतु समुद्रम परियोजना किसको किसको जोड़ती है? ये 2004 में पुनः शुरू की गई थी, बहुत पहले, बहुत प्राचीन समय में अगर जाएंगे तो अंग्रेजों के समय शुरू की गई थी, लेकिन इसको बीच बीच में रोक दिया गया और 2007 में पुनः शुरू की गई। तो ये किसको जोड़ती है? को पाक की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, गलत है ये। ठीक। पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, ये भी गलत है। कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी, ये भी गलत है। ठीक है, आपको दिख रहा है कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी, ये भी गलत है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, यहाँ पर लिखा है इन्होंने जरूर पाक की खाड़ी, बट पाक की खाड़ी नहीं होगा। क्या क्या होगा? पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी वाला। ठीक है, इसका आंसर होगा डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट। टहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस नदी पर है? टहरी परियोजना, टहरी परियोजना, या इसको हम टहरी बांध परियोजना, हाँ बांध परियोजना लिख सकते हैं, परियोजना। टहरी बांध परियोजना ये स्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में किस नदी पर? भागीरथी व भीलांगना के संगम पर, संगम पर स्थित है। भागीरथी और भीलांगना का संगम होता है, वहां पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है, टहरी डैम की जो ऊंचाई है वो है 260 मीटर। इसकी क्या है? ऊंचाई है 260 मीटर। पॉइंट में भी है तो 260 लिखेंगे, 260 मीटर ऊंचाई है। तो ये इसका एक पॉइंट क्या हो गया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा क्या है? बांध है। ठीक है। तो हमने आपको बताया, ये पूछा है किस नदी पर स्थित है। देखो भागीरथी और भिलांगना, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन बी भागीरथी पर स्थित है। ठीक है, भागीरथी पर स्थित है। इस बांध के पीछे जो जलाशय बनता है, पीछे जलाशय है, जलाशय उसका नाम है राम तीर्थ, राम तीर्थ जलाशय, राम तीर्थ जलाशय। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर कभी पूछ ले, यहां लिख देते हैं। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। तो भारत का जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, इसमें इसमें देखो आप क्या लगा हुआ है? गुरुत्वीय एक शब्द लगा हुआ है। तो ये कौन सा बांध है? ये है भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल डैम। और ये हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब की क्या है? संयुक्त परियोजना है। और किस नदी पर स्थित है? सतलज, सतलज नदी पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है 226 मीटर, इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, ये हो गया, स्क्रीनशॉट लो लो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति किसके द्वारा आयोजित की गई थी? ठीक है, द्वितीय संगति बौद्ध धर्म की किसके द्वारा आयोजित की थी? तो एक बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी। ठीक, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। पूरा बौद्ध धर्म तो पढ़ाना मुश्किल है, चारों बौद्ध संगतियां लिख देते हैं। ठीक, तो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म के फैलाव के लिए, बिखराव के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, इसके लिए क्या हुई थी? 4 सम्मेलन हुए थे, जिनको संगतियां बोला गया। क्या बोला गया? संगतियां बोला गया। तो बौद्ध धर्म की 4 संगतियां, बौद्ध धर्म की 4 संगति, बौद्ध धर्म की 4 संगति देखो। ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कब हुई थी प्रथम बौद्ध संगति? कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 400
383 ईसा पूर्व। जब कौन मरे थे? जब महावीर स्वामी सॉरी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी साल। ठीक है, तो ये कराई किसने थी? ये कराई थी अजातशत्रु ने। अभी लिखेंगे, पहले सबका टाइम लिखेंगे। द्वितीय हुई थी 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व। ठीक, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व। ठीक, और चौथी बौद्ध संगति हुई थी 72 ईस्वी। ठीक है, यानी हम इसको पहली शताब्दी भी बोलते हैं, पहली शताब्दी। ठीक है, अब राजा लिख लेते हैं, किस किस राजा के समय हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति थी जी, ये किसने कराई थी? ये कराई थी अजात शत्रु ने, अजात शत्रु ने। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगति कराई थी कालाशोक ने, काला शोक ने। तृतीय बौद्ध संगति कराई थी अशोक ने, अशोक ने। और चौथी बौद्ध संगति कराई थी कनिष्क ने, कनिष्क ने। ठीक, इनके स्थान भी ध्यान रखने हैं, स्थान देखो इनके स्थान। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी राजगृह, राजगृह में। ठीक, द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी वैशाली में, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी जो अशोक ने कराई थी, ये हुई थी पाटलिपुत्र, जो मगध की राजधानी थी। और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर। ठीक, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, इतना हो गया। 1 मिनट इसको थोड़ा सा इधर करेंगे। इनके उपाध्यक्ष भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए इनमें उपाध्यक्ष कौन कौन थे, अध्यक्ष सॉरी अध्यक्ष। ठीक, तो पहली जो बौद्ध संगति था इसका जो अध्यक्ष था वो था हमारा महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप। इसकी बौद्ध संगति की था सबका मीर, सबका मीर, सबका मीर। ठीक, और इसकी बौद्ध संगति था मोगली पुत्र तिस्य, मोगली पुत्र तिस्य। और इस बौद्ध संगति का था अश्वघोष, अश्वघोष, अश्वघोष। इसमें एक आजाद शत्रु वो भी लिख लेना, वासुमित्र, वासुमित्र, वासुमित्र भी थे। ठीक, एक लोग अध्यक्ष थे, एक लोग क्या थे? उपाध्यक्ष थे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति किसके द्वारा आयोजित की गई? द्वितीय संगति किसके द्वारा? कालाशोक के द्वारा आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए कालाशोक। कुछ भी पूछ सकता है इसमें, स्थान, सन तो कम पूछता है, स्थान और शासक का नाम ये ध्यान रखना। उपाध्यक्ष भी कम पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछने को तो कुछ भी पूछ ले, एग्जाम का क्या है। 1 मिनट, एक क्वेश्चन शायद स्किप हो गया। गोभी का मरुस्थल किस देश में है? गोभी का मरुस्थल किस देश में है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी मंगोलिया। तो जो गोभी का मरुस्थल है ये स्थित है हमारा, गोभी का मरुस्थल, गोभी का मरुस्थल। ठीक, ये स्थित कहाँ है? ये स्थित है चीन व मंगोलिया की सीमा पर, मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। ठीक, और ये कैसा मरुस्थल है? यह सबसे शीत मरुस्थल है, सबसे शीत मरुस्थल है। शीत मतलब सबसे ठंडा क्या है? मरुस्थल है, माइनस में तापमान रहता है। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन डी देखो दिया है क्या? मंगोलिया, ऑप्शन डी मंगोलिया। ठीक, ऑप्शन डी मंगोलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, ये पूछा है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी ट्राम्बे, और ट्राम्बे जो जगह पड़ती है मुंबई में पड़ती है, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी लखनऊ। देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान, भाभा परमाणु, एक मिनट, भाभा परमाणु अनुसंधान। ठीक है, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में। और ये हुई कहाँ थी? ट्राम्बे, मुंबई, ट्राम्बे मुंबई में हुई थी। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट रुके। ठीक है, चलो। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध किससे है? ठीक, तो रजत क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन,
ऑप्शन बी मांस टमाटर उत्पादन, ऑप्शन सी आलू उत्पादन, ऑप्शन डी अंडा उत्पादन। तो रजत क्रांति का संबंध जो है वो है ऑप्शन डी अंडा उत्पादन से। ठीक, आलू के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी, लिख लो यहीं पर। आलू के लिए चलाई गई थी गोल क्रांति। ठीक, मांस और टमाटर उत्पादन के लिए चलाई गई थी लाल क्रांति, लाल क्रांति। ठीक, दुग्ध उत्पादन के लिए चलाई गई थी श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। ठीक, इसमें एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं। तो श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक, ऑप्शन ए यूनिफाइड पर्सनल इंटरफेस, ऑप्शन बी यूनिफाइड प्लेटफॉर्म इंटरफेस, ऑप्शन सी यूनिफाइड प्रोसेस इंटरफेस, ऑप्शन डी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अब बताओ इसका ऑप्शन, तब तक मैं सेल चेंज कर लूँ इसके रिमोट का। ठीक है, धन्यवाद। इसका यूपीआई, यूपीआई की जो फुल फॉर्म होती है, यूपीआई की फुल फॉर्म, यूपीआई हम किस लिए यूज करते हैं, किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, आजकल बहुत होता है क्यूआर पे करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन सुविधा। तो इसका यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन डी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है यूपीआई की फुल फॉर्म। ठीक है, और ये भारतीय मतलब आरबीआई, सॉरी आरबीआई और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, किसके द्वारा ये संचालित किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम प्लस आरबीआई। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष लड़ा गया था। ठीक, देखो इसमें दे दिया है किसके किसके मध्य लड़ा गया था, अकबर और हेमू के मध्य। 1576, 1556, 1526, 1536। ठीक है, तो 1526 में तो हुआ था पहला युद्ध, पहला युद्ध जो मैंने आपको कल समझाया था, बाबर और किसके मध्य, लोधी के मध्य हुआ था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध देखिए, पानीपत का दूसरा, पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक, ये हुआ था 1556। ठीक, और ये किसके, अकबर और हेमू, वो तो लिखा ही है, अकबर वर्सेस हेमू के मध्य, 1556 अकबर वर्सेस हेमू के मध्य। ठीक, ये युद्ध हुआ था। इसमें अकबर का संरक्षण कौन था, सेनापति कौन था, अकबर का सेनापति था बैरम खां, बैरम खान। ठीक, और यही अकबर क्या हुए थे, जीत गए थे इस युद्ध को, अकबर क्या हुए थे, जीत गए थे युद्ध। ठीक है, अकबर इस युद्ध में केवल 14 साल के थे लेकिन राजा बन गए थे। ठीक, क्योंकि इनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो इनका संरक्षण में कौन था, बैरम खान, बैरम खान ने ये युद्ध लड़ा था, और ये युद्ध हुआ था ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन बी 1556 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था। देखो, कुवत, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, इसका जो निर्माण कराया था, इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शतक था, गुलाम वंश का। ठीक, इसी ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। गौरी का क्या था, गुलाम था। ठीक है, गौरी का गुलाम था, तो इसका निर्माण कराया था। ये स्थित कहाँ है, तो ये स्थित है दिल्ली में, ये दिल्ली में स्थित है। इसकी एक विशेषता और है कि भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है ये। ठीक है, भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है, भारत में बनने वाली क्या है, पहली मस्जिद है। तो इसका निर्माण ऑप्शन डी हो जाएगा, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन
ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और किन चीजों का निर्माण कराया था वो भी लिख लो। इसने कराया था कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार कहाँ है ये? दिल्ली महरौली में, महरौली इलाके में स्थित है। ईंटों की निर्मित सबसे ऊंची क्या है? मीनार है। इसके बाद इसने दूसरा जो निर्माण कराया था किसका? 2.5 दिन का झोपड़ा, ढाई, अढ़ाई बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। ये कहाँ स्थित है? अजमेर में। ऐसा बताया जाता है कि 2.5 दिन में बनकर बनकर तैयार हो गई थी, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बोलते हैं। और ये एक संस्कृत जो विद्यालय था उसको तोड़कर बनाई गई थी। ठीक, तो ये इसने, इसके क्या है? निर्माण है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, देखो संविधान सभा, संविधान सभा के बारे में कुछ चीजें नोट कर लेते हैं। तो संविधान सभा है, इसका जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन के आधार पर। कब? 1986 में। ठीक, तो इसका गठन कब हुआ था? संविधान सभा की बात कर रहे हैं। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946। इसकी जो फर्स्ट बैठक हुई थी, पहली बैठक, पहली बैठक, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। अच्छा, मैंने यहाँ बोला 46 है, लिख 48 दिया है, चलो इसको सही कर लो, 1946 को। ठीक है, तो पहली बैठक में जो इसके अध्यक्ष थे, पहली बैठक में इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो पहली बैठक में इसके अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रांस की परंपरा थी, फ्रांस की परंपरा के अनुसार सबसे वृद्ध व्यक्ति, सबसे बूढ़े व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। फिर इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी, दूसरी बैठक, ठीक, तो इसमें फैसला लिया गया, ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसमें फैसला लिया गया कि ये क्या बनाया जाएगा? स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये निकला और कि राजेंद्र प्रसाद कैसे अध्यक्ष थे? राजेंद्र प्रसाद जो थे वो थे स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, मतलब अब यही रहेंगे जब तक संविधान सभा रहेगी। और ये कैसे थे? अस्थायी, अस्थायी। ठीक, 1 दिन के लिए बने थे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्या प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव बाई पीटी नेहरू। ठीक, जगह कम है तो मैंने पीटी नेहरू लिख दिया, समझ जाओगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब सारी बैठकें नहीं लिखनी है। लास्ट बैठक जो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। अब इसमें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत की संविधान सभा का प्रथम बैठक का अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, पहले ही दिया है। ठीक है, तो यही हो जाएंगे, ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, बी आर अम्बेडकर नहीं, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। जब पूछता कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब राजेंद्र प्रसाद होते। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, जो मैनचेस्टर है, ये मैनचेस्टर जो जगह है ये कहाँ स्थित है? लंदन में। ठीक, और ये किस लिए फेमस है? कपड़े, कपड़े के लिए क्या है फेमस है? सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, सूती वस्त्र। तो अब दुनिया में जहां जहां वस्त्र बनते हैं तो उसकी तुलना किससे कर दी जाती है? मैनचेस्टर से, कि हमारे घर का मैनचेस्टर, हमारे भारत का मैनचेस्टर। तो इसमें क्या पूछा है? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, जो गुजरात में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर अभी कभी पूछ ले तो वो क्या है? कानपुर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये क्या है? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन
भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी रीता फारिया, ऑप्शन डी फातिमा बीबी। ठीक है, तो जो भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये सॉरी अंतरिक्ष यात्री थी, ये कौन थी? कल्पना चावला, कल्पना चावला। ठीक है, जो किसके द्वारा गई थी? नासा, नासा, नासा। और नासा जो है, नासा किसकी एजेंसी है? नासा एजेंसी। ठीक, नासा एजेंसी है अमेरिका की, अमेरिका की। ठीक, तो नासा एजेंसी अमेरिका की है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी मतलब इनकी कल्पना चावला की, एक मिनट, कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई थी, वो अंतरिक्ष से आते समय इनका जो यान था वो क्या हो गया? विस्फोट हो गया। तो इनकी अंतरिक्ष के लौटते समय क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो इनकी मृत्यु और लिख लेंगे कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई थी 2003 में। ठीक है, इन्होंने पहली उड़ान अपनी 1997 में भरी थी। ठीक है, 1997 में इन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इनको भी बता दें कौन है? फातिमा बीबी क्या है? फातिमा बीबी है भारत में, भारत में सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश। ठीक, ये फातिमा बीबी पहली बनाया। सुनीता विलियम्स अभी पिछली साल ही गई थी, ये भी नासा से, ये भी अंतरिक्ष में गई थी। रीता फारिया पहली क्या है? मिस वर्ल्ड है। ठीक, नेक्स्ट। अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट फॉर्मेट में एकमात्र, एकमात्र तिहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, ऑप्शन सी है कौन? ऑप्शन सी रिकी पॉन्टिंग, ऑप्शन डी ब्रायन लारा। ठीक, तो एक मिनट, गर्मी बहुत है, पानी। ठीक है, आप लोग बताओ आंसर इसका। तेरह शतक, तेरह शतक बोलते हैं 300। ठीक है, तो ये तेरह शतक, एकमात्र तेरह शतक बनाया टेस्ट क्रिकेट में बनाया है। ये किसने बनाया है? वीरेंद्र सहवाग। ठीक, भारतीय क्रिकेट के क्या थे? ओपनर थे। वीरेंद्र सहवाग भारतीय क्रिकेट के ओपनर थे। इन्होंने 13 शतक बनाया है। और ये किस देश के खिलाफ बनाया? तो 2004 में, 2004 में कहाँ बनाया था? मुल्तान में, मुल्तान में, मुल्तान जगह पाकिस्तान में ही पड़ती है, और मुल्तान में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक, अब तो भारत द्विपक्षीय सीरीज खेलता ही नहीं है पाकिस्तान से। ठीक है, वर्ल्ड कप वगैरह में ही मुलाकात हो जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी पर विशेष ध्यान दिया गया था? और आज WTC का फाइनल था 2025 का, तो कौन? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका क्या बनी है? ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप बन गई है। ठीक है, 27 साल बाद उसने क्या जीता है? ICC खिताब जीता है कोई। तो ये करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी पर विशेष ध्यान दिया गया? तो पंचवर्षीय योजना चौथी, दूसरी, पांचवी, छठी। तो इसका आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। और ये चली थी 1974 से 1978 तक चली थी। और किसके समय आई थी? इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक, इस समय एक नारा दिया गया था जो काफी पूछता है। नारा का नाम क्या था? गरीबी हटाओ। नारा था गरीबी हटाओ, क्या था? नारा था। ठीक, गरीबी हटाओ नारा था। तो गरीबी पर विशेष ध्यान दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में देखो, इसका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और ये चर्चा किस आर्टिकल में है? तो ये चर्चा है आर्टिकल 56 में। ठीक, ये भी चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक, इसकी न्यूनतम आयु कितनी होती है? न्यूनतम आयु, तो इसकी न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। ठीक, इसको शपथ कौन दिलाता है? शपथ, तो इसको शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और ये अपना त्याग पत्र किसको देगा?
त्याग पत्र, तो इसको त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, और भारत के संविधान में एक और चीज है, भारत का संविधान है उसमें भारत में कोई एक राष्ट्रपति कितनी भी बार क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में 2 बार का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में तीसरी आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में तीसरा आपातकाल, क्या पूछा है, तीसरा आपातकाल। देखो आपातकाल की जो चर्चा है, आपातकाल, आपातकाल की जो चर्चा है वो है आर्टिकल, एक मिनट आज बोर्ड भी दिक्कत कर रहा है, आपातकाल इसकी चर्चा है आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 में आपातकाल की चर्चा आर्टिकल 352 में। भारत में कितनी बार लगाया अभी तक? तो भारत में लगाया अभी तक 3 बार, कुल 3 बार लगाया। ठीक, देखो पहली बार कब लगा था, पहली बार तो पहली बार लगा था 1962 चीन युद्ध, चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तो लगा था और 68 तक चला था। दूसरी बार लगा, जब दूसरी बार लगा तो लगा 1971, और ये इसमें इस समय कब किससे किसके साथ युद्ध हुआ था? पाकिस्तान, पाकिस्तान युद्ध। ठीक, तीसरी बार जब लगा, तीसरी बार, ठीक, तो तीसरी बार लगा है 25 जून 1975, ये डेट पूरी लिख लो क्योंकि ये ज्यादा पूछता है। और ये लगा था आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर, जो किसने लगाया था? जो इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जून 1975। ठीक, जून 1975 इंदिरा गांधी लगाया था। अब देखो एक चीज और नोट करने वाली नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। पहली बार जब आपातकाल लगा था तो राष्ट्रपति पूछते, तो इस समय भारत के राष्ट्रपति थे राधा कृष्ण, ठीक, स्वामी राधा कृष्ण। दूसरी बार जब आपातकाल लगा तो इस समय थे बीबी गिरी। तीसरी बार लगा तो फरुखुद्दीन अली अहमद। पहली बार जब आपातकाल लगा तो जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरी तीसरी बार में दोनों में जो प्रधानमंत्री थे वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट, राज्यपाल के सभी अधिकारों को प्रयोग कौन करता है? तो राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल, एक राज्यपाल होगा। ठीक, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, आज कुछ ज्यादा दिक्कत कर रहा है, इसको कल दिखवाया जाएगा, 1 मिनट रुकिए। राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाँ, प्रोसेसिंग में चला जाता है थोड़ा सा, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब ये जो राज्यपाल होता है वो किसी राज्य में कानून का क्या होता है? प्रधान होता है, मतलब सारी शक्तियां होती हैं, मतलब एक कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है राज्य में। तो ये क्या देता है? सलाह देता है, और ये सलाह देता है, इसकी सलाह पर मुख्यमंत्री यानी मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। तो ये मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए मुख्यमंत्री और बी मंत्रिपरिषद, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन अगर केंद्र के लिए आता तब वहां पर क्या होता है? केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO लिखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। चलो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक, इसकी स्थापना, और इसका जो हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर है जनेवा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर जनेवा। ठीक, पेरिस में किसका मुख्यालय है? पेरिस में, पेरिस में बताइए आप किसका मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। वाशिंगटन डीसी में किसका है? परसों ही बताया था, किसका है? वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय। रोम में किसका मुख्यालय? कल बताया था, FAO का, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली की राजधानी रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी MK गांधी, ठीक, मोहनदास करमचंद्र गांधी, ऑप्शन डी करसन दास
मूल जी। ठीक है, बताइए आप, 1 मिनट। ठीक है, चलिए, हाँ वो सिस्टम, बताओ इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका एक पत्रिका थी, देखिए मैं बता देता हूँ, चलिए। बहिष्कृत भारत पत्रिका, बहिष्कृत भारत पत्रिका। ठीक है, इसकी जो स्थापना है, यानी इसका प्रारंभ है, प्रारंभ, तो इसका जो प्रारंभ किया था 1927 में, 1927 में, 1927 में बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने। और ये किस भाषा में थी, तो इसकी भाषा थी मराठी, इसकी भाषा थी मराठी। आज पूरे स्टूडियो में मैं अकेला ही हूँ, वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, सिस्टम भी देख रहा हूँ, तो सब काम आज खुद ही करने हैं, कोई है नहीं। ठीक है, बट कोई नहीं, अब आखिरी समय पे आ गए हैं, हो जाएगी क्लास आज की। किस एक प्रमुख ब्रिटिश राजनेता एवं सांसद ने स्वीकार किया कि 1857 विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सैनिक विद्रोह था। ठीक है, तो ऑप्शन ए, मतलब जो 1857 की क्रांति हुई थी, देखो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति जो हुई थी, ठीक है, इसको किसने बोला था कि यह एक सिपाही विद्रोह ना होकर क्या था, एक राष्ट्रीय विद्रोह था। वैसे तो ये सिपाही विद्रोह माना जाता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। ठीक है, तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन सी विलियम ग्लेडस्टोन, और ऑप्शन डी बेंजामिन डिजराइली, बेंजामिन डिजराइली। ठीक है, देखो ये 1857 की जो क्रांति थी, अब इसको लिख नहीं रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, आप नोट कर लो साथ साथ में, मैं स्लो स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 1857 की क्रांति क्या थी, बहुत इसकी क्या थे कारण थे, पहले से चले आ रहे थे, जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, ईसाई धर्म फैलाया जा रहा था। ठीक, लेकिन इसका एक तत्कालिक कारण था, इसका एक तत्कालिक कारण था कि ऐसी अफवाह फैला दी गई कि जो बंदूक के जो कास्तूल आते हैं, उसमें क्या था, गाय और सुअर की चर्बी थी, और जो सैनिकों को आटा दिया जा रहा है उसमें उनकी हड्डियों का क्या मिलाया जा रहा है, चूर्ण मिलाया जा रहा है। तो बेस फील्ड राइफल का प्रयोग करते थे, उसकी जगह पे इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। इनफील्ड राइफल चलाने के बाद कास्तूर को मुंह से खींचना होता था, वो जाम हो जाता था। ठीक, तो इसलिए सैनिकों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने जब विद्रोह कर दिया तो इसमें व्यक्ति थे मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में थे। इन्होंने अपने अधिकारी को गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, फिल ह्यूज को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इनको फांसी दे दी गई। जब इनको फांसी दे दी गई तो सारे सैनिकों में विद्रोह हो गया था। जब सारे के सैनिकों में विद्रोह हो गया तो इस क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था मेरठ से। ठीक, मेरठ से। लेकिन इस क्रांति का नायक किसको माना जाता है, तो इसका नायक माना जाता है मंगल पांडे को, मंगल पांडे को। ठीक, क्रांति, और क्रांति की शुरुआत 10 मई से हुई थी, 10 मई 1857 को। ठीक, इस समय भारत का वायसराय कौन था, एक चीज और ध्यान रखेंगे, वायसराय, वायसराय, तो भारत का वायसराय था इस समय कैनिन, लॉर्ड कैनिन भारत का क्या था, वायसराय, मतलब गवर्नर जनरल था, यही भारत का पहला क्या बना, वायसराय बना। तो इस 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था हमारे बेंजामिन डिजरायली। ये क्या थे, अंग्रेज अधिकारी थे, एक अंग्रेज अधिकारी, तो इन्होंने कहा था ये कि सैनिक विद्रोह नहीं है, ये एक राष्ट्रीय क्या है, क्रांतिकारी राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 की क्रांति को, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, तो 1857 की क्रांति को कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, ये कहा था बी डी सावरकर, बी डी सावरकर। ठीक, 1 मिनट रुकेंगे, बी डी सावरकर। ठीक है, बी डी सावरकर ने कहा था। ठीक है, इतना बहुत है इसके में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आदिवासी समुदाय किस आदिवासी प्रमुख नायक को ईश्वर का अवतार तथा विश्व पिता धरती आवा की तरह माना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कानू संध्या, ऑप्शन बी रूपा नायक, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी जोरिया भगत। देखो, एक मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था। ये कैसा विद्रोह था, आदिवासी, आदिवासी विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 1899 से 1900 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो बहुत लंबे समय तक चला था ये। ठीक, इसका प्रारंभ किसने किया था, तो इसका प्रारंभ किया था
बिरसा मुंडा ने। ठीक, इसका प्रारंभ किया था बिरसा मुंडा ने। ठीक, इसका स्थान यानी ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था झारखंड में, झारखंड में हुआ था। ठीक, तो इनको बिरसा मुंडा को फिर आदिवासी ये समुदाय था, मुंडा समुदाय था, ये लोग क्या किए थे, भगवान के रूप में पूजने लगे थे। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, धरती आब या भगवान का रूप माना जाता है। ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। ठीक, बिरसा मुंडा का संबंध कहाँ से, झारखंड से, ध्यान रखना। ठीक है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहाँ है, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहते हैं? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बुध। ठीक है, तो इसमें से देखो हरे रंग का ग्रह किसे कहते हैं, हरे रंग का ग्रह कहते हैं अरुण को। ठीक, अरुण यह 7वें नंबर का क्या गया है, ग्रह है, 7वें नंबर का ग्रह है। ठीक, इस पर मेथेन गैस की अधिकता है। किसकी? मेथेन गैस, मेथेन गैस की अधिकता है। ठीक, ये इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और यह अपनी अक्ष पर कैसा घूमता है, यह अपनी अक्ष पर उल्टा, ये अपनी अक्ष पर उल्टा, और उल्टा कैसा, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम घूमता है। देखिए, जैसे सारे ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी है, ये घूमती है पश्चिम से पूरब। तो हमारे यहाँ जो सूर्य अस्त है वो किधर होता है, पश्चिम में होता है, और सूर्य उदय किधर होता है, पूरब में होता है। लेकिन अरुण जो ग्रह है वो अपनी अक्ष पर उल्टा घूमता है, पूरब से पश्चिम। तो यहाँ पर दिशाएं उल्टी हैं, यहाँ पर जो सूर्य निकलता है, सूर्य उदय होता है वो पश्चिम से होता है, और सूर्य अस्त कहाँ होगा, पूरब में होगा। तो ये पूछता है उल्टा घूमने वाला ग्रह, एक शुक्र है और एक कौन है, अरुण है। तो अभी अरुण की बात चली इसलिए अरुण लिखा। ये पृथ्वी से कौन से 7वें नंबर का क्या है, ग्रह है। ठीक, सूर्य बुध शुक्र मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, ये इनका क्या है, क्रम है, उस दिन बताया था मैंने। ठीक, नेक्स्ट, भारत का निजी क्षेत्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? भारत में निजी क्षेत्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? ठीक, ऐसा हवाई अड्डा जिसको निजी क्षेत्र में सौंप दिया गया, यानी पीपी मॉडल पर आधारित है, पीपी मॉडल पर आधारित है। ठीक, पीपी मॉडल पर आधारित है। देखिए, ये कौन सा है, कोचीन हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा। और ये कहाँ है कोचीन हवाई अड्डा, केरल में, केरल में। एक चीज और इसकी विशेषता ध्यान रखेंगे कि यह क्या है, यह सौर ऊर्जा से पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित क्या है, हवाई अड्डा है। तो पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है, सौर ऊर्जा से संचालित क्या है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पहला हवाई अड्डा है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन सी कोचीन में। ठीक है, तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।